अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। सबसे पहले आज की आम खबर, ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ओमान का चंद घंटों का दौरा करके वापस इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और यहाँ पे वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार से मुज़ाकरात करेंगे। और यहाँ से वो जो कुछ चीज़ें लेके तय करके गए थे ओमान में, उन्होंने जो डिस्कस किया है उसके बाद वापस आके वो पाकिस्तान से डिस्कशन करेंगे और उसके बाद वो मॉस्को जाएंगे। और ये है वो ताज़ा तरीन ख़बर जो आ रही है और पाकिस्तान की सफारतकारी इस वक्त अरूज पे है। इसके साथ एक आम खबर ये है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप पे हमला हुआ है वाशिंगटन डीसी में, उसके पीछे कहा यह जा रहा है कि शायद इसराइल का हाथ हो, क्योंकि जो कोल एलन है जो अक्यूज़ जो पकड़ा गया जिसने हमला करने की कोशिश की, वो उसकी एक तस्वीर आई है जो कि मेटा ने, जो फेसबुक की कंपनी है, उसने उतार दी है फेसबुक से। उसमें वो IDF इसराइल की जो डिफेंस फोर्सेस है उसकी टी शर्ट पहन के वो बैठा हुआ है और वो उसके साथ उसका बहुत ज़्यादा लगाव है। और ये गूगल ट्रेंड्स पे भी ये तस्वीर थी जो लाइव दिखाई जा रही थी, लेकिन फिर इसको उतार दिया गया और इससे अफवाहें ये जन्म ले रही हैं कि शायद इसके हमले के पीछे इसराइल का हाथ है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ईरान अमेरिका जंग ख़त्म हो और यहाँ पे अमन आए। तो आज के हमारे प्रोग्राम का तारुफ टॉप स्टोरी होगी पाकिस्तान की सफारतकारी में तारीफ और कुछ सवालिया निशानात। कामरान यूसुफ साहब हमें ज्वाइन करेंगे और आयशा एजाज खान जो तजियाकार हैं लंदन से। हॉट इशू होगा हमारा खारजा पॉलिसी कामयाब, लेकिन माशी पॉलिसी में अभी तक हमें वो कामयाबियाँ नहीं मिल सकी। सेनेटर अफरानुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और एडिटोरियल होगा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और लकड़ी माफिया साथ साथ। शुरू करते हैं हमारे आज की टॉप स्टोरी से। पाकिस्तान की सफारतकारी की काफ़ी तारीफ़ हो रही है, लेकिन कुछ सवालिया निशानात भी हैं, बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है कामरान यूसुफ ने जो सहाफ़ी हैं और सीनियर तजियाकार भी हैं, और आयशा एजाज खान ने लंदन से हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तजिया निगार हैं। कामरान, आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। आप बताइएगा क्या ख़बरें हैं। अब्बास अराग़ची ओमान गए थे कल और सुना है कि पाकिस्तान के तैयारे पर वहाँ पर गए हैं। क्या वो वापस इस्लामाबाद तशरीफ़ ला रहे हैं या मॉस्को जा रहे हैं, और क्या चल रहा है ये डिप्लोमेसी में जो इस वक्त पर्दे के पीछे हो रही है? देखें, जो अभी तक की इतलात हैं, बिल्कुल जो ओमान गए थे ईरान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान से ही और पाकिस्तानी तैयारे पर ही गए थे। और अभी तक जो मेरे पास भी इतला है वो पाकिस्तान ही इस्लामाबाद वापस आ रहे हैं और ओमान में जो वहाँ पर उनकी जो भी कंसल्टेशंस हुई हैं उसी के हवाले से पाकिस्तान के साथ भी डिस्कशन करेंगे। और जो खुद ईरान का स्टेट मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा के साथ जो एक और जो बाकी उनके वक्त के लोग थे वो ईरान वापस चले गए थे अपनी लीडरशिप के साथ कंसल्ट करने से मुतालिक। तो अगर आप इन डॉट्स को कनेक्ट करें, जो मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जब उन्होंने ऐलान किया था कि वो इस्लामाबाद, उसके बाद मस्कत और फिर मॉस्को जाएंगे, तो इसका ये मतलब मुझे जो समझ आया कि जो बज़ाहिर तो शायद कुछ लोगों को एक मायूसी भी नज़र आती है, लेकिन अपेरेंटली इट लुक्स लाइक कि बिहाइंड द सीन ये जो डिप्लोमेसी है ये काफ़ी सीरियस डिस्कशंस हो रही हैं और इश्यूज़ को किस तरीके से रिजॉल्व करना है उसके हवाले से बातचीत हो रही है। और शायद दो जो बड़े इश्यूज़ हैं, एक ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है और दूसरा इस जंग के बाद और जंग के दौरान जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला मामला है, उसके हवाले से शायद कोई फ्रेमवर्क के ऊपर बात हो रही है, क्योंकि ये दो बड़े स्टिकिंग पॉइंट हैं। अगर इसके हवाले से कोई अग्रीमेंट हो जाता है, कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो फिर इस जंग का परमानेंट जो सोल्यूशन है वो निकल सकता है। तो ओवरऑल जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, कल लोगों में ये मायूसी थी कि जब अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि वो स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर को नहीं भेज रहे, बट मेरा ख्याल है कि उसका ये हरगिज मतलब नहीं था कि हम इमीडिएटली दोबारा जंग की तरफ जा रहे हैं या सीज फायर खत्म हो रही है या जो डिप्लोमेटिक प्रोसेस है वो कोलैप्स कर गया। डिप्लोमेटिक जो प्रोसेस है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वेरी मच अलाइव एंड किकिंग। तो इसमें ये जो आपने अभी मायूसी की बात की है, इसकी क्या वजह है? इतने अप्स एंड डाउन क्यों लोगों में? मीडिया भी करता है ये काम, लोग भी करते हैं, लोगों को तो चलें ज़्यादा तजर्बा नहीं होगा, मीडिया को तो है। ये डिप्लोमेटिक प्रोसेस तो बड़ा लंबा और टीडियस होता है। ये फौरी तौर पे ये T20 मैच तो नहीं है जो मीडिया इतनी जल्दी बात को ऊपर ले जाता है फिर नीचे ले आता है। क्या आप इस पे समझते हैं क्यों कर रहा है ऐसे मीडिया? देखिए, उसमें और कोई वजह है?
मेरे ख्याल में उसमें एक तो आप अमेरिकी सदर ट्रंप को भी क्रेडिट दें, क्योंकि जिस तरीके से वो बयानात देते हैं और उन्होंने जो डिप्लोमेसी का बिल्कुल नक्शा ही बदल दिया है, एक तो ये फैक्टर है। लेकिन हैविंग सेड दैट, वो बेशक एक गैर रिवायती सियासतदान हो, लेकिन जो बतौर जो सहाफ़ी हैं, अगर वाकई आप जो डिप्लोमेसी को समझते हैं, सिफारतकारी की आपने रिपोर्टिंग की है, तो फिर आपका जो असेसमेंट है वो बेस्ड ऑन जो स्टेटमेंट्स होती हैं कि अभी ये स्टेटमेंट आ गया और उसके बाद फौरन आपने जंप द गन नहीं करेंगे। जो पर्दे के पीछे जो कुछ हो रहा है, जो डॉट्स आप कनेक्ट करेंगे, उनको सामने रखते हुए फिर असेस करेंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर तजुर्बे की भी कमी है, शायद लोगों को इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और दूसरा, हमारे यहाँ क्योंकि सोशल मीडिया जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, तो दूसरा, व्यूज और क्लिक्स के चक्कर में भी आप इमीडिएटली जो है वो अपनी असेसमेंट देना शुरू कर देते हैं। अगर आप मेरी बात करें, बहुत से लोग शायद होता है कि जी आप मिनट बाय मिनट अपडेट क्यों नहीं देते, बिकॉज मुझे 20 साल हो गए हैं ये डिप्लोमेसी कवर करते हुए। तो मैं तो वो टिकर्स के ऊपर या जो इस तरह के इधर उधर मैसेजेस आते हैं, उनके बजाय जो ब्रॉडर जो इस वक्त चीजें चल रही हैं उनको सामने रखते हुए वो देख रहा हूँ। और यही वजह है कि इवन जब इस्लामाबाद में बुध के रोज गालिबन मुज़ाकरात का दूसरा दौर होते होते रह गया, उसके बाद भी लोग बहुत मायूस थे, लेकिन उसके बाद एक खामोशी देखने को मिली। कुछ लोगों के लिए या बहुत से लोगों के लिए वो खामोशी एक डिसअपॉइंटमेंट थी कि सब कुछ खत्म हो गया है। बट मेरे लिए वो खामोशी जो है, शायद वो बुरी खबर नहीं थी, क्योंकि शायद जो इस सारे प्रोसेस में लोग इन्वॉल्व थे, उनको अंदाजा हुआ कि थोड़ा सा मीडिया हाइप कम करना है, और ये अगर हम मिनट बाय मिनट कभी वो आ रहा है कभी वो जा रहा है, उससे हट के बिल्कुल अवे फ्रॉम द मीडिया ग्लेयर जो है वो हमने बातचीत करनी है। और उसी का नतीजा है कि जो 4-5 दिन लगे और फिर अचानक से ईरान के वज़ीर ख़ारजा, अचानक से तो हमें लगा कि वो आए हैं, लेकिन जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनको पता था कि स्टेप बाय स्टेप क्या होने जा रहा है। और फिर ये मॉस्को का और या मस्कत का जो विजिट है, वो तमाम अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करें तो मेरे ख्याल में शायद लोगों की अंडरस्टैंडिंग और पस पर्दा चीज़ों को रीड करने की जो सलाहियत है, शायद मुझे उसमें थोड़ा सा फुकदान नजर आता है। हाँ, नहीं, बड़ी मेच्योर बात की आपने। आयशा एजाज साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें पहली बार ज्वाइन किया हमारे प्रोग्राम में लंदन से, और आपने अभी एक आर्टिकल भी लिखा जो आपने अपने एक्स अकाउंट पे शेयर किया था। उसमें आपने बड़ी अहम बातें, बड़े अहम आपने पॉइंट्स रेज़ किए हैं। मैं उनमें से कुछ पे बात करना चाहता हूँ। तो ये बताइएगा कि तो ये है कि ये तनकीद होती है, जैसे अभी कामरान साहब ने भी कहा है कि पाकिस्तान का सोशल मीडिया क्वेश्चन करता है, मीडिया क्वेश्चन करता है, लेकिन हमने देखा कि इंटरनेशनल मीडिया भी इसी चक्कर में पड़ा हुआ है। वो भी मिनट बाय मिनट चाहता है कि कमेंट्री हो, और फिर जब खबर नहीं मिलती तो अपनी मर्ज़ी के लोगों को पकड़ के उनसे कोर्ट्स लेके वो चीज़ें चला देते हैं जो पाकिस्तान के भी ज़ाहिर ख़िलाफ़ हैं, और इस पूरे प्रोसेस को भी वो क्वेश्चन करते हैं। आपके ख़्याल में जो चंद इंटरनेशनल मीडिया के लोगों ने जो ये क्वेश्चन रेज़ किया है कि पाकिस्तान न्यूट्रल नहीं है, आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान न्यूट्रल है और पाकिस्तान मीडिएटर है या फैसिलिटेटर है? अच्छा, मैं ज़रूर इस पे बात करना चाहूँगी। आपने बहुत अहम सवाल उठाया है, लेकिन एक बात मैं कामरान साहब की बात ही आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूँगी कि क्योंकि मैं तो एक सहाफ़ी नहीं हूँ, मैं तो एक वकील हूँ पेशे के नाते से, और अब मैं तजज़िया करती हूँ सियासत पे, और मैं काफ़ी सालों से अब कर रही हूँ। तो मैं तो जब कुछ पढ़ती हूँ ना अखबार में या सोशल मीडिया पे, कि अगर कोई सहाफ़ी कह रहा है कि जी ये मेरी सोर्स ये कह रही है, कोई के मैं अपनी इन सीक्रेट मुझे किसी सोर्स ने ये बताया और सोर्स का नाम नहीं दिया गया, अगर तो आप सोर्स का नाम दे रहे हैं तो वो मैं उसको पुख्ता खबर समझती हूँ। लेकिन अगर कोई सिर्फ ये शो कर रहा है कि जी मेरी सोर्सेज बड़ी तगड़ी हैं, मुझे उन्होंने साइट पे ये कह दिया है, तो मैं उस बात को हमेशा जरा डिस्काउंट करती हूँ। मैं डायरेक्टली देखती हूँ, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, आपको खुद नजर आ जाता है कि एक्स अकाउंट्स पे अब्बास अरागची साहब क्या कह रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप तो खैर वो तो जरा अनरिलायबल शख्स हैं, लेकिन फिर भी वो क्या कह रहे हैं, या शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं, या इसहाक डार क्या कह रहे हैं। तो मैं आई गो डायरेक्टली टू द सोर्स। आजकल हमें ये सहूलत है कि हमें नजर आ जाता है कि जो डायरेक्ट पार्टीज इन्वॉल्व हैं वो क्या कह रही हैं, और फिर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या कह रही है कि जी क्या एक्शंस लिए जा रहे हैं। तो मैं उसको मद्देनजर रख के अपनी राय कायम करती हूँ, ना इससे कि जी फलां सहाफी कह रहा है कि मेरी सोर्स बड़ी अच्छी है लेकिन सोर्स का नाम नहीं बता रहा। अच्छा, अब आपने जो दूसरी बात आपने की, जिसपे मैंने आर्टिकल भी लिखा कि पाकिस्तान न्यूट्रल है या नहीं।
मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान बिल्कुल न्यूट्रल है। पाकिस्तान ने बहुत जबरदस्त किरदार अदा किया है एज अ मीडिएटर कह लें या फैसिलिटेटर कह लें, उसमें मेरी नज़र में कोई बहुत बड़ा खलीज नहीं है। एज अ मीडिएटर आपको ठीक। फैसिलिटेटर काम भी करना होगा। बहुत से मैं तो एक्चुअली मुझे आई वाज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड जब पाकिस्तान में फेस टू फेस मीटिंग पाकिस्तान की वजह से हो गई, जेडी वैंस की और इरानियन डेलीगेशन की, बिकॉज मुझे तो ऑनेस्टली उसकी भी बहुत ज्यादा तवक्को नहीं थी, गिवन दैट 1979 से लेके अब तक दिस वाज द फर्स्ट मीटिंग जो उनकी फेस टू फेस हुई थी। और इस पे अमेरिका का द हिल में ये लिखा भी गया कि ये पाकिस्तान में 1979 के बाद पहली दफा, तो पाकिस्तान ने तो बहुत जबरदस्त किरदार अदा किया। और जब आप मीडिएशन करते हैं तो जाहिर है जो दो पार्टीज जिनके दरमियान आप मीडिएशन कर रहे होते हैं उनकी तो आपस में नहीं बन रही होती ना, तो आप हमेशा उनको इकट्ठे मिलाना इज नॉट द राइट वे। आपको एक का मैसेज ले जाना होता है दूसरे को, दूसरे का मैसेज ले जाना होता है उसको वापस, और उसमें मीडिएटर का अपना उसमें थोड़ा सा किरदार होता है कि वो किस तरीके से उस मैसेज को कन्वे करें ताकि वो फौरन शूट डाउन ना हो जाए। आपको प्रोसेस आगे तो इंटरनेशनल मीडिया इस पे क्यों क्वेश्चन उठा रहा है फिर? अच्छा, पाकिस्तान की न्यूट्रलिटी पे जो आपने बात की है बड़ी लॉजिकल है। एग्जैक्टली। सो इंटरनेशनल मीडिया की भी हम ये नहीं समझ सकते कि जस्ट बिकॉज इंटरनेशनल मीडिया में कुछ आ गया तो उनके पीछे से कोई एजेंडा नहीं है या उनके पीछे से कोई एडिटोरियल पॉलिसी नहीं है जिसके तहत वो लिख रहे हैं। अब मैंने अपने एक्स अकाउंट पे जो आर्टिकल शेयर किया था उसमें तो मैंने बिलखुसूस जो एफटी में आर्टिकल आया था, क्योंकि आई हैव फाउंड कि उसमें बहुत से गैप्स और लकूनास थे, तो मैंने सिर्फ उस पर कमेंट किया था। बट इसी तरह मैंने वॉशिंगटन पोस्ट में भी पढ़ा है, मैंने इकोनॉमिस्ट में भी पढ़ा है, जो कि मुझे लगता है कि वो एक्चुअल खबर पे कम बात कर रहे हैं और जो एक कहानी वो बनाना चाह रहे हैं उस पे वो ज्यादा उस एंगल से नहीं। ये अगर मैं आपकी इस बात से एग्री करूं, लेकिन जो एफटी का आर्टिकल है फाइनेंशियल टाइम्स का, उसका राइटर एक दो में से एक पाकिस्तानी ओरिजिन का है, और जो कोट किया है उन्होंने वो खातून भी मैं जानता तो नहीं उनको, ना मैं राइटर को जानता हूं, लेकिन नाम से लगता है कि पाकिस्तानी ओरिजिन का होगा। क्या वजह है कि आप भी ज़ाहिर पाकिस्तान से बाहर रहती हैं, लेकिन आपको मैं पढ़ता हूं आपकी सोच बिल्कुल वैसी जैसे पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों की है, लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानीज ऐसे हैं जो ऐसी पोजीशंस पे हैं जहाँ पे वो राय को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। वो हमेशा पाकिस्तान के बारे में इतना क्रिटिकल क्यों है? क्रिटिकल होना चाहिए, नेगेटिवली क्रिटिकल क्यों है? अच्छा, क्रिटिसिज्म मैंने भी किया है इन द पास्ट, बट वही बात है कि जब कोई नॉट अंडर एन एजेंडा, आपने मुझसे पूछा, मेरा ये है कि मैं कंप्लीटली इंडिपेंडेंट वॉइस हूँ, मेरा किसी अदारे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, थिंक टैंक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, सो आई एम नॉट कंस्ट्रेन्ड बाय एनीबॉडीज एडिटोरियल। आपने जर्नलिज्म में इतना अरसा काम किया तो आपको पता होगा कि हर मीडिया हाउस का कोई ना कोई तो एडिटोरियल एंगल होता है। अब जो दो पाकिस्तानी जिनकी आपने जिक्र किया, तो हमजा जिलानी एफटी के लिए काम करते हैं, ही इज बाउंड बाय एफटीज एडिटोरियल पॉलिसी, और हो सकता है कुछ पाकिस्तानी भी ऐसे हैं जिनका व्यू पॉइंट इस पे शायद कि वो, क्योंकि शायद वो इमरान खान को सपोर्ट, मुझे नहीं पता इनके बारे में, लेकिन मैं वैसे जानती हूँ कुछ के जो इमरान खान को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे, उनको ये बात पसंद नहीं आ रही कि जी पाकिस्तान क्यों लाइमलाइट में पॉजिटिवली आ रहा है। जहाँ फरजाना शेख को तो मैं मिल चुकी हूँ, बात वो जिस थिंक टैंक के लिए काम कर, चैथम हाउस, वो एक बहुत यहाँ पे माना हुआ थिंक टैंक है ब्रिटेन का, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स का थिंक टैंक है, लेकिन अगेन शी इज बाउंड बाय जो वो थिंक टैंक कहानी आगे लाना चाह रहा है। तो उन्होंने ये बात की कि पाकिस्तान की और यूएस की एक पेट्रन क्लाइंट रिलेशनशिप है, जिसको मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती, ना सिर्फ कि आज नहीं है, मैं नहीं समझती कभी भी। जी, मैं अब आपकी तरफ दोबारा आता हूँ, मुझे आपसे एक दो बहुत अहम सवालात करने हैं आपके आर्टिकल के हवाले से। कामरान ये बताइएगा कि दो बड़े अहम पॉइंट्स जो आयशा साहिबा ने उठाए हैं, वो मैं आपका उसमें व्यू चाहता हूँ, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट है इस चीज़ में। उन्होंने एक एडिटोरियल पॉलिसी की बात की है, और उन्होंने दूसरा सोर्सेज की बात की कि सोर्सेज को कोट करके देखिए, ये एक नई जर्नलिज्म तो हम देख रहे हैं ना सोशल मीडिया पे।
अब आयशा एजाज जैसे लोग जो जर्नलिस्ट नहीं हैं, वो जब तक ऑफिशियली कोई चीज़ नहीं कही जाती तब तक वो यकीन नहीं करते, उसके बाद वो अपना एनालिसिस देते हैं, अपना तबसरा देते हैं और फिर अपनी राय भी कायम करते हैं। हम जर्नलिस्ट जो हैं, हम चाहते हैं कि हम तो सारी उम्र इस पे गुजारी है कि सोर्सेज को कोट करके हम खबर भी लेके आए, फिर अपनी एडिटोरियल पॉलिसी के हिसाब से उसको चलाया और फिर एनालिसिस भी दिया। आप समझते हैं कि इसमें कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ हमने या आजकल इंटरनेशनल मीडिया हो या पाकिस्तानी मीडिया हो, हम प्रोफेशनलिज्म पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं? क्योंकि एक नई फॉर्म ऑफ जर्नलिज्म, नई फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन हो रही है और ये चैलेंज है जो लेगेसी मीडिया है उसके लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जो न्यूट्रल वाली बात है इस पे भी मैं जरूर कमेंट करना चाहूंगा। मेरे ख्याल में जो ये न्यूट्रल वाला क्वेश्चन आ रहा है, शायद लोगों को लगता है और इवन आउटसाइड द वर्ल्ड कि हम अमेरिका के कहने के ऊपर ये सब कुछ कर रहे हैं। मैं बड़ी रेडिकल बात करने लगा हूँ। पाकिस्तान यहाँ पे न्यूट्रल नहीं है। इनफैक्ट पाकिस्तान का टिल्ट जो है टूवर्ड्स ईरान है। मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान आउट ऑफ द वे जाके सारे डिप्लोमेटिक प्रोसेस के अंदर पाकिस्तान ने ईरान के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की और जो लेजिटिमेट थे कोशिश की है। तो जो लोग ये कह रहे हैं, अभी इसकी छोटी सी एग्जांपल आप देखें कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा को, है, ये पाकिस्तान की महारत है। ईरान के, क्योंकि जो लोग न्यूट्रलिटी की बात कर रहे हैं कि न्यूट्रल नहीं है, वो कह रहे हैं कि शायद हम ईरान के खिलाफ काम कर रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, हम एक्चुअली ईरान को बचाने के लिए ईरान के हक में काम कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे मैं कहूंगा कि हमारा बायस जो है इज इन फेवर ऑफ ईरान, कि हम चाहते हैं कि किसी तरीके से जो मामला है वो हल हो। जिसका जिक्र आयशा साहब कह रही थी कि इमरान खान के फॉलोअर्स जो हैं कुछ, जो इसकी एक जो मिसाल है ना, क्या कहते हैं कि आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान ने अपना तैयारा जो है ईरान के वज़ीर ख़ारजा को दिया कि वो मस्कत ट्रैवल करने जा रहे हैं, तो इससे आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान की क्या इन्वॉल्वमेंट है। दूसरी बात जो आयशा साहिबा ने की कि हाँ, ज़राए से आजकल बिल्कुल जो सोशल मीडिया और जिस तरीके से रफ्तार से चीज़ें तब्दील हुई हैं, हर शख्स जहाँ पर आपको पता है कि अपने आप को वो सहाफ़ी कहलाता है, और ये बड़ा आसान है कि जब आपके पास वैसे तो कोई नहीं है, आप अननोन अननेम्ड ऑफिशियल से कोई भी आप खबर चला दें। बट मेरा ख्याल है कि उसको देखने का जो लेगेसी मीडिया की आपने बात की, ये हमारे जो अभी, अगर मैं पाकिस्तानी मीडिया की भी बात करूं, जब कोई बात कर रहा है, लेट्स से कि ये इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर अगर कोई बात कर रहा है, तो पहले तो आप जो भी रिपोर्टर है, जर्नलिस्ट है, उसके क्रेडेंशियल्स देखें। क्या कितने अरसे से वो फॉरेन पॉलिसी को कवर कर रहा है, कितनी उसकी अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि जो मुझे तजुर्बा है, मसलन मैं अगर फॉरेन पॉलिसी कवर कर रहा हूं, तो अगर आप मुझे आज पॉलिटिकल बीट करने के लिए कहेंगे, तो मुझे अचानक से वहां से स्कूप या एक्सक्लूसिव चीज नहीं मिलेगी। इट्स अ इयर्स ऑफ वर्क कि आप जो काम कर रहे हैं, मसलन मैं अगर काम कर रहा हूं तो फॉरेन पॉलिसी के, तो मैं ये जरूरी नहीं होता कि आपके स्पेसिफिकली, और ये भी बता दूं इस केस के अंदर जो ईरान और अमेरिका और जो पाकिस्तान का बीच में रोल है, बल्कि पाकिस्तान के कई जो ऑफिशियल्स हैं, वुज़रा हैं, वो मुझसे कह रहे थे कि यार आपको हमारे से ज्यादा खबर पता होगी, क्योंकि ये बहुत टाइटली लिट सीक्रेट था, बहुत से कम लोगों को चीजें पता थी। बट हैविंग सेड दैट डज नॉट मीन कि अगर आपके पास एक एक्सपीरियंस, आप जो काम कर रहे हैं और सोर्सेस सिर्फ एक जगह से नहीं आ रहे, क्योंकि इसमें पूरी दुनिया इसमें इन्वॉल्व है। सो सम टाइम जो चीजें आप कर रहे होते तो आपने एक पिक्चर भी वो प्रेजेंट करनी होती है। और ईरान और अमेरिका के जो इश्यूज हैं, अब उन्होंने कोई ईरान और अमेरिका की बात, और उन्होंने कोई वेनेजुएला की बात तो नहीं करनी ना। एवरीबडी नोज के न्यूक्लियर का इशू है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का इशू है, बाकी चीजें हैं। मेरे ख्याल में अगर तो आपका एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, तो जो पढ़ने वाले हैं ना, मैं सिर्फ इतनी छोटी सी बात कर दूं, या देखने वाले हैं, सबसे पहले क्रेडेंशियल्स देखें। अगर तो जुम्मा 8 दिन हुए हैं, जिसको अलिफ बे नहीं पता, अगर उसने कभी फॉरेन ऑफिस की रिपोर्टिंग की नहीं है, कभी उसको ईरान के अंदर क्या सिस्टम है उसको पता नहीं है, कभी गल्फ की पॉलिटिक्स का उसको अंदाजा नहीं है, तो वो कैसे रिपोर्टिंग कर लेगा? वो तो फिर यही गिला करेगा ना, जी गवर्नमेंट तो हमें कुछ बता ही नहीं रही, हमें पता ही नहीं है। लेकिन ये बात तो फिर इससे तो जितने जूनियर्स आ रहे हैं, चाहे वो टैलेंटेड हो, हम सबको क्वेश्चन कर देंगे। मेरा ख्याल ये फेयर नहीं होगा। लेकिन सवाल मुख्तसरन ज़रा जवाब दीजिएगा, टाइम कम है, कि सोर्सेज की बुनियाद पे खबर देना सहाफ़ी का, और उसको क्वेश्चन तो बहुत अब किए जा रहे हैं ना, ख़ास तौर पे फास्ट इवॉल्विंग सिचुएशंस में। जैसे पिछले 12 घंटे में आप देख लें कि क्या क्या कुछ हो चुका है, क्या कैसे कैसे सिचुएशन बदल रही है। इसमें फिर क्वेश्चन मार्क आ रहा है जो वो जेन्युइन है या नहीं। देखिए, मैं सबसे पहले मैं क्लैरिफाई कर दूं, मैंने ये मतलब नहीं है कि जर्नलिज्म में तो वो कहते हैं कि सीनियर जूनियर नहीं होता। जो खबर लाता है, आप मेरे से बेहतर जानते हैं, जिसकी अच्छी खबर होगी तो वो बेशक उसका 2 साल का एक्सपीरियंस है तो वो सीनियर है। सिर्फ पॉइंट ये है कि वो कितनी स्पेशलाइज्ड रिपोर्टिंग कर रहा है। क्या उठ के मुंह उठा के उसने कल तक उसको कुछ चीज का पता नहीं था, आज उसने वो रिपोर्टिंग शुरू कर दी। दूसरा, अगर एक मीटिंग हो रही है बहुत ही हाईली क्लासिफाइड, उसमें 3-4 लोग हैं,
और मैं कहता हूँ जी मुझे जरा से ये पता चला कि फलां शख्स ने ये बात की है और रियल टाइम पे भी मीटिंग चल रही है, वो तो ऑटोमेटिकली मतलब आप कोई फरिश्ते तो नहीं है कि आप यहाँ पे, या तो वो लोग डायरेक्ट उस सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व है, वही आपको बता सकते हैं। तो वो तो बिल्कुल आप आउटराइटली आप उसको कह सकते हैं कि नहीं यार ये तो बिल्कुल हवा में ना बस अपने आप को एक इंपॉर्टेंस देने के लिए ये वो बातें कर रहे हैं, तो उसको तो आप बिल्कुल क्लियरली वो चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट ओवरऑल आई थिंक जो ये चैलेंज जरूर है जो, और सोशल मीडिया की वजह से, और एक जो एक रेस है ना क्लिक बेट की, उसकी वजह से भी ये मेरे ख्याल में मसाइल है कि मैं पहले ये करूं और कोई दूसरा मेरे से आगे ना निकल जाए, और उस चक्कर में फिर हम बाज दफा फिर ऐसी खबरें करते हैं। अच्छा आयशा साहब, ये आपने अपने आर्टिकल में एक चीज़ थैंकलेस जॉब आपने कहा पाकिस्तान जो कर रहा है, जो मीडिएशन, और ये बात ठीक भी है जब लगता है हमें कि पाकिस्तान पे जितना क्रिटिसिज्म हो रहा है बाज़ हलकों की तरफ से। दूसरा, आपने एक बहुत आम क्वेश्चन रेज़ किया है कि पाकिस्तान में जब मुज़ाकरात हुए हैं, अनलाइक जैसे ओमान के साथ हुआ है, उस वक्त अमेरिका ने हमला किया, 2 दफ़ा मुज़ाकरात हुए, 2 दफ़ा हमला किया, लेकिन पाकिस्तान के केस में अमेरिका ने ऐसे नहीं किया। तो पाकिस्तान ने ट्रस्ट अर्न किया है ईरान का भी और अमेरिका का भी। ये कैसे किया है पाकिस्तान ने, आपके ख्याल में फ़र्क क्या है ओमान में, पाकिस्तान में या किसी और मुल्क में? जी, तो इसमें दो तीन फर्क मुझे नजर आते हैं। एक तो फर्क है टाइमिंग का। जिस वक्त ओमान इमीडिएशन कर रहा था तो उस वक्त हमें यहाँ पे, जैसे क्योंकि मैं लंदन में रहती हूँ तो मुझे जरा, मैं पाकिस्तान से बहुत जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मुझे यहाँ का भी थोड़ा इल्म रहता है कि यहाँ पे लोगों की सोच क्या है। तो उस वक्त मुझे लग रहा था कि ये डिसेप्शन का चांस काफी हाई है अमेरिका से ज्यादा इजराइल की तरफ से, कि इजराइल वाज रियली इचिंग कि ये वॉर एंटर हो जाए अमेरिका किसी तरह। तो उस वक्त एक, तो अब जो सिचुएशन है उसमें इजराइल भी हिट हुआ है, अमेरिका भी चाह रहा है बहुत ज्यादा, उसको ये अंदाजा है कि हमसे शायद गलती हो गई है और हमें अब इस वॉर से निकलना चाह रहे हैं। तो एक तो ये फर्क था। दूसरा फर्क जो कि बहुत अहम है पाकिस्तान के लिए, वो ये है कि ऑल दिस टाइम, और हाँ बहुत सारी पाकिस्तान पे इस पे तनकीद भी हुई माजी में, बल्कि कई दफ़ा मैंने भी इस पॉइंट पे तनकीद की कि पाकिस्तान ने सॉफ्ट पावर को अहमियत नहीं दी और सिर्फ हार्ड पावर को अहमियत दी। बहुत से लोग ये कहते थे और ये एक जायज़ क्रिटिक भी थी माजी में, लेकिन आज हम यूँ देख रहे हैं वो बेट जो पाकिस्तान ने की हार्ड पावर पे, दैट हैज पेड ऑफ माशाल्लाह। और आज एक ऐसा दौर आ गया है जिसमें हार्ड पावर सॉफ्ट पावर से ज्यादा आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, वैल्यूएबल है। तो पाकिस्तान माशाल्लाह एक डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है और पाकिस्तान के अलावा कोई और मुसलमान मुल्क को ये एजाज नहीं हासिल। तो ओमान के लिए, ओमान इसमें ओमान बेचारा तो एक छोटा सा मुल्क है पाकिस्तान के मुकाबले में और उनकी फौज उस लेवल पे नहीं है। तो ओमान को सिक्योरिटी डोमेन में डिसीव करना या उनसे ज्यादती करना बहुत ज्यादा आसान है पाकिस्तान के मुकाबले। तो आई थिंक ये एक बहुत फर्क है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आयशा एजाज करने की। कामरान यूसुफ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हॉट इशू प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वक्त है हमारा आज के हॉट इशू का। खारजा पॉलिसी पाकिस्तान की कामयाब है, लेकिन मुआशी पॉलिसी उतनी कामयाब नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। इसके बारे में बात करेंगे। सेनेटर अफरानुल्लाह खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है, हुकूमत में हैं। ये बताइएगा, एक तो अब्बास अरागची वज़ीर ख़ारजा ईरान वापस पहुंच चुके हैं ओमान का दौरा करके, कल वो गए थे। ये चल क्या रहा है कि इतनी ज़्यादा सफारतकारी हो रही है लेकिन ख़बर जिसे कहते हैं वो नहीं निकल रही, क्या वजह है इसकी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ख़बर ना निकलने की बुनियादी वजह यह है कि मामला बहुत नाजुक है और उसकी अंदर हालात, अगर गलत इन्फॉर्मेशन बाहर आ जाए तो वो बहुत ज़्यादा मसाइल उस निगोशिएशंस के लिए क्रिएट कर सकती है। तो इसलिए काफ़ी जो है वो एक टाइट जो है उसको रखा गया मामले को, ताकि किसी को इन्फॉर्मेशन बाहर ना जाए। लेकिन पाकिस्तान का बुनियादी रोल जो है वो मीडिएटर का था और हमने अपनी जो हमारा इन्फ्लुएंस था उसको इस्तेमाल करके हमने जो इनके आपस में गैप्स थे डिफरेंट इशूज़ के ऊपर, चाहे वो लेबनान हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हो गया, न्यूक्लियर इशू हो गया, जो इनके रेपरेशंस के पैसे हैं उसके, उन सब के ऊपर हमने काफ़ी काम करके किसी न किसी हद तक जो है वो उनको ब्रिज किया था, उन गैप्स को। सारों को नहीं कर सके थे
लेकिन उसके इसमें मसला ये है कि अमेरिकन की भी जो समझ में आता है इंटेंट है और ईरानियंस की भी इंटेंट है, लेकिन ज़ाहिर है जब तक उन दोनों की एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं करेंगी तब तक कोई एग्रीमेंट तो नहीं हो सकता। आपके ख्याल में जो एग्रीमेंट हो सकता है, उम्मीद है उसकी राउंड 2 इस्लामाबाद में होगा? देखिए, ये मेरा ये ख्याल है कि लग यही रहा है कि इसका राउंड 2 होगा। दोनों जो है तरफ से तासुर यही दिया जाता है कि हम इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी बातचीत चल रही है, बैक चैनल्स चल रहे हैं, तो इस बात की उम्मीद है कि ये हो जाएगा। लेकिन देखें, ये बात ध्यान में रखें कि डील अगर फेयर नहीं होगी या डिमांड्स अगर फेयर नहीं होंगी तो ये वो वाला टाइम, अगर 28 फरवरी को जो चीज़ ईरान देने के लिए तैयार था वो नहीं देगा, बुनियादी बात ये है। अच्छा, अब वो तो नहीं देंगे ना। अब आपने उनके मुल्क के 270 अरब डॉलर का उनको नुकसान कर दिया, उनको बेड़ा गर्क कर दिया उनकी इकॉनमी का, ठीक। तो अब वो उस चीज़ के ऊपर तो इतनी आराम से नहीं आएंगे। अच्छा, ये जो पाकिस्तान का जहाज़ उनको लेके गया, वही लेके आया वापस, इसके पीछे क्या सिंबॉलिज्म है? लोग बहुत सारी इसमें बातें कर रहे हैं कि कोई सिक्योरिटी की रीजंस हैं या मेहमान नवाजी थी खाली? देखिए, इसमें मेहमान नवाजी तो बिल्कुल ऑफ कोर्स जो है वो हमारे रिलीजन का भी, हमारी रवायत का भी हिस्सा है, वो भी थी, और साथ सिक्योरिटी का इसलिए इशू था क्योंकि आपको पता है, देखें बुनियादी तौर पे इनकी जो हरकतें हैं आपको मालूम है, इन्होंने इस्माइल हानिया साहब को शहीद किया, इन्होंने तेहरान के अंदर इनके बहुत सारे और लोगों को जो है तेहरान की लीडरशिप को शहीद किया, इन्होंने कतर पे हमला किया, इन्होंने लेबनान पे हमला किया, इन्होंने सीरिया पे हमला किया। अभी रिसेंट में बता रहा हूँ बहुत सारे ऐसे हमले जो कि GCC पे हुए, जो GCC के ममालिक ने कहा, ईरान ने कहा हमने नहीं किए थे, वो ज़्यादातर इन्होंने किए थे। तो ये इसराइलियों ने ये चाहते यही है कि इनको कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे ये आग और भड़के। तो ज़ाहिर है हम ये चाह रहे थे कि उनकी हिफाजत पूरी की जाए, और हमने इसकी पूरी जो है हमारी आर्म फोर्सेस ने इसकी जो है वो बेड़ा उठाया और बड़े एहसन तरीके से इसको पूरा किया, बिलखुसूस एयरफोर्स ने। अच्छा, ये बताएं कि आपने एयरफोर्स का जिक्र किया, आर्म्ड फोर्सेस का जिक्र किया, और ख़ारजा पॉलिसी में ज़ाहिर है बहुत कंट्रीब्यूशन है, और जितना हार्ड पावर के तौर पे पाकिस्तान अपनी पॉलिसी को लेके जा रहा है, दुनिया भी उसकी तारीफ़ कर रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसको हम ट्रांसलेट नहीं कर पाते। पहले भी हमने बहुत सारे ख़ारजा पॉलिसी पे कई दफ़ा कामयाबियाँ हासिल की हैं, हम इसको अपनी मुआशी कामयाबी में या तरक्की में ट्रांसलेट नहीं कर पाते। मैक्सिमम ये होता है कि हमें जी कर्ज थोड़ा सा और मिल गया। ये क्यों है हमारी ऐसी सोच? हम जिस तरह हमने we dream big when we talk about our foreign policy, हम यहाँ ड्रीम बिग क्यों नहीं करते? न्यूक्लियर पावर बन गए, ड्रीम बिग किया, मुआशी जब हालात आते हैं हम ड्रीम बिग क्यों नहीं करते? देखिए, इसके अंदर बहुत दफ़ा हमारी अच्छी इकॉनमी की पोजीशन आई है जिस पे वो टेक ऑफ कर रही थी, मगर बदकिस्मती से ये बूम और बस्ट का एक साइकिल रहा है, वो उड़ती है फिर वो दोबारा से अब तो ऐसा नहीं गिर जाती है। लेकिन अब जो हमें लग रहा है लोग तो उस पर कह रहे हैं, नज़र उतारें कि इतनी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन है सिविल और मिलिट्री की आदत। मैं बेसिकली हिस्टोरिकली बता रहा हूँ बात, लेकिन अभी इस वक्त आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन भी है, और ये जो इकॉनमी के आप इशूज़ हैं, ये फॉरेन पॉलिसी की जो हमारी सक्सेस है, इसकी इकोनॉमिक आउटफॉल जो है वो अगले चंद सालों में आएगी। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर ये मुआहदा हो जाता है एट सम पॉइंट इन टाइम, तो ईरान का बहुत सारा ट्रेड जो हम ईरान के साथ कर सकते थे, अगर उनको सैंक्शन वेवियर मिल जाता है, हमें भी मिल जाता है, तो फिर वो हम कर सकते हैं। फिर जो पेट्रो डॉलर का डिक्लाइन है, जो कि ज़ाहिर है अभी आपके सबके सारे दुनिया के सामने ही है, उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा कि ये जो पूरा रीजन है इसके अंदर हमारा ट्रेड हम नहीं कर पाते थे, क्योंकि हमें डॉलर के इशू रहते थे, जैसे आपको पता है, वो डॉलर के थ्रू कंट्रोल करते थे हमें। वो जब उसका डिक्लाइन आएगा उससे भी हमें बहुत इकोनॉमिक फ़ायदा होगा, और हम इकोनॉमिक पावर हम जो ना बनने की जो आप बात कर रहे हैं, हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बना ली, जहाज़ बना लिया और पता नहीं क्या क्या कुछ कर लिया, इकोनॉमिक पावर भी हम इंशाल्लाह बन जाएंगे, लेकिन ना बनने की वजूहत जो है वो यही थी कि हम ये सारे काम कर रहे थे। मेरा ख्याल, मेरा आपसे इख्तिलाफ करने की जरूरत कर रहा हूँ, अगर आप इजाज़त देंगे तो जरूरत करूँगा, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये सारा डॉलर के भी प्रॉब्लम से, पैसे का भी प्रॉब्लम था, फिर भी न्यूक्लियर पावर भी बने, जहाज़ भी खरीदे, ये खरीदा वो खरीदा। मैं ये नहीं कहता कि आप पाकिस्तान को पेरिस क्यों नहीं बनाया, लेकिन सिंपल सी चीज़ें हैं। आपकी टैक्स टू GDP रेशो है, आप तनख्वाहदार तबके को, आपसे मुराद है जो भी हुकूमत आती है तनख्वाहदार तबके को निचोड़ती है। बैंकिंग सेक्टर को आप देखें कितनी आपने फैसिलिटीज़ दी हैं, इतना वो चार्ज करते हैं अपने कस्टमर्स को, और इतना वो मुनाफा कमाते हैं, अपने कस्टमर्स को कोई ख्याल नहीं करते। आपका वज़ीर ख़जाना एक बैंकर है, तो ना GDP ग्रोथ हुई, ना आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई, ना आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी। ठीक है, आपने कहा रुपये डिवैल्यू कर दें, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, नहीं बढ़ी। टैक्स पेयर्स को सॉरी जो सैलरीड क्लास है उसको आप निचोड़ते रहते हैं, बाकी लोगों पे आप टैक्स लगा नहीं सके। गाड़ियाँ देखें इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लोगों के पास हैं,
ये किधर से आती हैं? देखिए बात ये है ये कि टैक्स नेट में क्यों नहीं है? बैंकिंग सेक्टर को इतनी फैसिलिटीज हर हुकूमत देती है, जी। इतना वो इंटरेस्ट रहते हैं लोगों से, एक गाड़ी खरीदनी हो, घर खरीदना हो आपने, लेकिन आवाम के लिए आप कहते हैं महंगाई है, सब कुछ है। देखिए इसके अंदर ये बहुत सारी मामलात हैं जिनको आपने आइडेंटिफाई किया है। हुकूमत की देखिए मसला ये है कि हुकूमत के ऊपर बहुत ज़्यादा शुरू दिन से प्रेशर ये था नहीं, ये भी तो हो सकता है अकाउंटेबिलिटी ना हो आपके हुकूमत के अंदर। इन्फ्लेशन नहीं, अकाउंटेबिलिटी तो अगर कोई परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होती है मिनिस्टर्स की? नहीं, बिल्कुल होती है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। क्या आपने 2 साल में बताएं क्या किया? जीडीपी ग्रोथ, टैक्स टू जीडीपी रेशो, और सैलरीड क्लास पे जितना बोझ है वो, बिजली के बिल, पेट्रोल के बिल, सब कुछ लोग दे रहे हैं, इतना टैक्स। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बेहतर किया, ठीक, जो आपकी कर्जे से ठीक है, लेकिन वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही होती है एट द एंड ऑफ द डे। कोई फाइनेंस एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी है आपकी? एक्सपोर्ट जो है वो मार्जिनली बेहतर हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी, ये बात दुरुस्त है, लेकिन रेमिटेंसेस हमारे रिकॉर्ड हुए हैं, ये भी तो है ना। और फिर देखिए जीडीपी ग्रोथ रेट इस साल 3.5-4, देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, जो आप बात कर रहे हैं मैं समझ में आ रही है। जब आपने 8% पे 10% पे ग्रो करना होता है ना, तो जो आपने बुनियाद रखी थी सीपैक की 2013, 14, 15 में, अगर वो चलाए, अगर वो टेक ऑफ कर गए थे, अगर उसको मजीद चलने दिया जाता तो फिर उसमें हम जाते रहेंगे तो कहीं पहुंच नहीं सकते। अभी तो आपके लिए हालात बहुत अच्छे हैं ना, 4 साल तो हुकूमत को हो गए, और आप मुझे बताएं 4 साल में क्या जो टैक्स हम देते हैं, आम आदमी की मैं बात करूं, उसमें कमी आई? उसका बोझ कम हुआ? नहीं हुआ। बिजली के रेट्स कम हुए? नहीं हुए। बिजली का कम हुआ है सर, देखें अब आप कम 20 रुपए कम हुआ है, 20 रुपए कम हुआ, लेकिन अगर आप पिछले 4-5 साल बहुत ज्यादा, तो फिर ये मैं कह रहा हूँ ना, तो लोगों के लिए सहूलत तो कोई ना हुई ना। और फिर आप FPR को इतना आपने उनको गाड़ियां खरीद के दी, उनकी सैलरीज बढ़ा दी, आप टैक्स टारगेट फिर भी पूरे नहीं कर सके, तो कोई अकाउंटेबिलिटी मुझे तो नजर नहीं आती। नहीं देखिए FBR के अंदर जो है वो इसको जो है पेपरलेस सिस्टम जो है वो वज़ीर आज़म साहब ने जो है इंट्रोड्यूस कराया था, उसके अंदर बहुत सारे मसाइल ज़रूर हैं, ये मैं आपसे एग्री करता हूँ। इसके ऊपर मुख्तलिफ एस्टिमेट्स मौजूद हैं बस के मामलात वहाँ पे कितने ख़राब हैं, उसके अंदर जो है वो काम उसके ऊपर किया जा रहा है, और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इसके ऊपर बेहतर न्यूज़ आएगी। लेकिन बाय एंड लार्ज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इकॉनमी के ऊपर अगर हम अगर इस ट्रैक पे चढ़ते रहे कि हमें फॉरेन अफेयर्स में सक्सेस मिलती रही, तो वो इवेंचुअली इट विल स्टार्ट टू ट्रांसलेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज वेल। चलिए अल्लाह करे आप अगर, लेकिन फॉरेन अफेयर्स में जो सक्सेस मिली है वो 3 लोगों की मेहनत से मिली है, और उसमें ये मेरा ख्याल है कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी जो कोशिशें हैं, उनका जो काम है, ऐसा बाकी भी मिनिस्टर्स आपके करें तभी बात बनेगी। नहीं, डार साहब जितना ज़बरदस्त माशाल्लाह जिस डिपार्टमेंट में भी वो जाते हैं उस एक्सेल करते हैं, फाइनेंस में भी उन्होंने एक्सेल किया था, तो डार साहब जो है उनकी तो परफॉर्मेंस करवा लें और 2-3 जगहों पे और लगा दें। बेचारे सारे दिन पहले ही भाग रहे होते। बहुत शुक्रिया अफनान साहब हमसे बात करने का। वक्त एक ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल, और वक्त है हमारे आज के एडिटोरियल का, और हमें ये बताया गया कि खैबर पख्तूनख्वा में बिलियन ट्री सुनामी आ रहा है, और वो सुनामी तो आया नहीं आया, लेकिन आप देखें कि जो लकड़ी काट के इसकी स्मगलिंग हो रही है उसका वहाँ पे सुनामी छोटे सैलाब आया हुआ है, और 1 किलोमीटर लंबे ट्रैक की एक वीडियो सामने आई है। 1 किलोमीटर लंबा ट्रैक लकड़ी के दरख्तों के तनों का बना हुआ। आप सोचिए कितने हज़ारों दरख्त ये काटे गए होंगे जिससे 1 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक बना हुआ है, और ये इसलिए ट्रैक बना हुआ है कि इसके ऊपर से मज़ीद लकड़ी स्मगल की जा रही है। इससे आप सोचिए कि किस लेवल पे जंगलात की कटाई खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है, और हज़ारों एकड़ जंगलात वहाँ पे काटे जा चुके हैं, जिससे सैलाब में तबाही ज़्यादा होती है। और 2025 में जो पिछले साल अभी मानसून बारिशें हुई हैं, इस साल फिर शुरू होने वाली हैं, उसमें 504 लोगों की अमवात हुई। आपको याद होगा वो विजुअल्स, वो फुटेज जो पूरे का पूरा पहाड़ गिर के दरियाओं के साथ आ रहे थे। उसकी वजह ये थी कि लकड़ियों की कटाई, जंगलात की कटाई बहुत हो रही थी। 218 लोग ज़ख्मी हुए, 3222 मकानात तबाह हुए, और 5467 मवेशी हलाक हुए। और ये है वो बिलियन
ट्री सुनामी जो मुसलसल चूरन बेचा गया पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को। और एक रिपोर्ट के मुताबिक चित्राल में अरंदो गोल जंगल का 35% हिस्सा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और 1000 अरब रुपए मालियत की लकड़ी काट कर ये टिम्बर माफिया, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और उसके चलाने वाले भी उस गठजोड़ में शामिल हैं, वो बेच चुके हैं। और खैबर पख्तूनख्वा की सिर्फ एक तहसील बटाग्राम में एक स्कैंडल में 1 अरब 70 करोड़ रुपए की लकड़ी पकड़ी गई है जो गैर कानूनी तौर पे काटी गई थी। और ये लकड़ी के गैर कानूनी घपले में 140 अफसरान और सरकारी एहलकार भी शामिल हैं। तो ये है वो सुनामी बिलियन ट्री का जो आया था और अब स्मगलिंग के रास्ते ये सैलाब के ज़रिए वापस जा रहा है। तो सोचें इस पे, और हुकूमत को चाहिए खैबर पख्तूनख्वा की कि वह अपनी गवर्नेंस को बेहतर करे और लकड़ी की जंगलात की इस तबाही को रोके, वरना आने वाली नस्लें मज़ीद तबाही का शिकार होंगी। अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़ एंड गुड नाइट।